तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मुर्गियों में आने वाली बीमारियां रोकथाम, बांस की खेती करके लाखों की आय कमा रहे किसान की कहानी, पंतनगर द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान और कृषि सलाह, कृषि सह व्यवसाय के रूप में अपनाए जाने वाले सह व्यवसायों में मुर्गी पालन का प्रमुख स्थान है और बहुत से किसान भाई इसे अपनाकर अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। किंतु ये लाभ कभी कभी सर्दी के मौसम में आने वाले रोगों के कारण हानि में बदल जाता है और ऐसी परिस्थिति में मुर्गी पालक भाई सोचते हैं कि क्या इसका कोई उपाय है। तो किसान भाइयों, आप अपनी मुर्गियों को इन घातक रोगों से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं शिवली कानपुर देहात के डॉक्टर सोमेश निगम। सर्दियों में लगने वाले प्रमुख रोगों जो पोल्ट्री में लगते हैं उसके बारे में बताऊंगा, उसका निदान बताऊंगा कि कैसे आप उसको पहचानें और उसका निदान करें। सबसे पहली बात है कि जो चिक्स जब आता है फार्म के अंदर में, तो हमें दो ही सर्दियों में गंभीर परेशानियां जो परेशान करती हैं। एक तो है गाउट एक तो होता है जो वायरल डिजीज़ से होता है, जो कि पोल्ट्री जो हैचरी है वहीं से आता है डिजीज़ होता है। इसमें यह है किसान भाइयों की इसमें बर्ड जो है वो चलने फिरने से मोहताज हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात, जो बीट होता है, बीट में वाइट कलर का एक अलग सा एक हिस्सा दिखाई देगा, पैची हिस्सा है वो अलग से दिखाई देगा। तीसरा जो होगा, बर्ड पानी इंटेक बहुत कम कर देगा, पानी बहुत कम पिएगा बर्ड सर्दियों में भी। इन सब चीज़ों से मॉर्टलिटी भी होगी, मृत्यु दर भी होगी। गाउट बीमारी जाड़े के मौसम में मुर्गियों में तेजी से फैलती है और इसका निदान उचित समय पर नहीं होने से मुर्गियों की मृत्यु होने लगती है। इसलिए ये बीमारी मुर्गियों में न आए और जिन मुर्गियों में ये बीमारी आ गई है उसके लिए कौन से जरूरी उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं। कि जब भी पोल्ट्री फार्म में बर्ड आ जाए तो हम पानी उसको उसी हिसाब से दें। सर्दियों में ये ना समझें कि बॉडी में पानी का इंटेक जो है कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पानी वो बराबर पीता रहे, प्रयास ये करना चाहिए थोड़ा हल्का गुनगुना पानी दें अगर अत्यधिक सर्दी पड़ रही है तो। दूसरा इसमें यह है कि अगर गाउट आपकी फार्म में आ ही जाता है तो प्रयास ये करिए कि जो अच्छा कोई बी कॉम्प्लेक्स अगर मार्केट में अगर मिल जाता है आपको, वो अगर वो भी नहीं मिल पाता है आपको, तो सिरका और नीला थोथा इन दोनों का मिश्रण कर लें। सिरका 100 ग्राम ले लें और नीला थोथा लगभग 50 ग्राम ले लें और 1 लीटर पानी अच्छे से उबाल लें और उबालने के बाद में वो दोनों को उसी में मिला दें और मिलाने के बाद में 10 ml 100 चिक्स के हिसाब से दिन में 24 घंटे के हिसाब से 3 दिन तक वो पानी को चला दें। उससे आपका ये गाउट की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। जाड़े में होने वाली दूसरी बीमारियां हैं STS। ये बीमारी मुर्गियों में कैसे आती है, हमारे मुर्गी पालक इसे पहचानेंगे कैसे और इसका निदान कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। दूसरी एक परेशानी आती है हमारे यहाँ पे, जब बर्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसमें होता क्या है कि जब बर्ड सर्दियों का मौसम रहता है, बर्ड फीड का इंटेक फीड बहुत तेज़ी से खाता है। उसके खाने की वजह से कई बार क्या होता है कि किसान मोटे तौर पे बोलता है कि इसको हार्ट अटैक हो गया।
हार्ट अटैक इस तरह से कुछ नहीं होता बर्ड के अंदर में, वो होता है सडन डेथ सिंड्रोम, SDS उसको बोलते हैं, जिसमें वेंट्रल साइड का हिस्सा बहुत तेज़ी से बढ़ता है इस तरफ का, और पीठ का हिस्सा उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से नीचे तरफ में पानी जमा हो जाता है। बर्ड में अगर आप पोस्टमार्टम करेंगे डेड बर्ड का तो उसमें पानी यहाँ पर मिलाई देगा, ब्राउन सा पानी दिखाई देगा यहाँ पर, गोल्डन कलर का। तो अगर उस तरीके की परेशानियां आ रही हैं तो ये ध्यान रखिए किसान भाइयों कि दिन के टाइम में जब सूरज निकल जाता है और शाम होने तक फीडर को एक बार भर दिया, उसके बाद में फीडर हमें भरना नहीं है। या कई बार किसान ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा फीडर ऊपर सुबह के टाइम में खिला दिया, उसके बाद में फीडर जो हैंगिंग फीडर होता है उसको खींच के ऊपर ले जाते हैं, जिससे बर्ड फीड इनटेक आगे नहीं कर पाता, फिर शाम को ही हम उसे फीडिंग कराते हैं। इससे हम इस तरह का सरफेस जो होता है वो बढ़ता नहीं है, और दोनों सरफेस वेंट्रल और डॉर्सल दोनों बराबर मात्रा में बढ़ते हैं, तो उससे सडन डेथ सिंड्रोम नहीं होता, ना कि बर्ड जो है वैसे पलटा हुआ आपको मॉर्टलिटी भी नहीं दिखाई देगा। मुर्गियों में इनके अलावा कई बीमारियां आती हैं, जो कि मुर्गी आवास में प्रबंधन खामियों में आती हैं। इसलिए जाड़े में मुर्गी आवास में बिछावन का प्रबंधन कैसे करना है, आइए जानते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों हमें एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है, वो है लिटर का मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिटर वो चीज़ होती है भूसी, जो या तो धान की भूसी हो या लकड़ी का बिछावन जैसे आप बिछाते हैं, वो बिछावन जो कहते हैं उसी को लिटर कहते हैं। किसान भाइयों चूँकि सर्दी के दिनों में सूर्य देवता इतनी ज़ोर से बाहर नहीं निकलते हैं, तापमान उतना ज़्यादा नहीं रहता है, तो इसलिए जो उसकी जो बीट होती है बर्ड की, तो वो बीट लिटर में गिरती है, लिटर में वो सूख नहीं पाती, जिसकी वजह से जो तमाम प्रकार की जो गैसेस रहते हैं, जैसे मुख्यतः इसमें अमोनिया गैस है, वो लिटर के अंदर में ही रह जाती है, वो रिलीज़ नहीं होती। इसलिए हमें ये चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब बर्ड थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लगभग 20 दिन 25 दिन 1 kg बॉडी वेट का हो जाए लगभग, उसके बाद में हमें रेगुलरली थोड़ा ध्यान से लिटर का मैनेजमेंट करना चाहिए। लिटर को या तो हम अगर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गीला हो गया है तो उसी उचित मात्रा में चूने का छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे कि जो मॉइस्चर है वो चूना एब्जॉर्ब कर ले। अगर डीप लिटर में लेयर का आप मैनेजमेंट कर रहे हो तो प्रयास ये करना चाहिए कि लेयर में जो लिटर आपने रखा हुआ है उसके ऊपर में हम कुदाल से उसको खुरच दें, जिससे कि वो उल्टा पलटी हो जाए, जिसे कहते हैं गुड़ाई करना, वो गुड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से सारी गैसेस रिलीज हो जाती हैं और लिटर सूख जाता है। इस प्रकार की प्रबंधन की तकनीक से अगर किसान भाइयों अगर हम चलाते हैं तो हमें और अत्यधिक फायदा होने की पूरी उम्मीद है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, कार्यक्रम के कल के अंश में हमने आपको बिहार राज्य के कटिहार जिले के सफल किसान अमरीश कुमार से मिलवाया था, जो कि बांस की खेती कर लाखों की आय कमा रहे हैं। तो आइए आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने बांस की सफल खेती किस प्रकार से की। बांस की खेती जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि बांस एक ग्रास फैमिली से आती है, और बांस में हम लोग 1 हेक्टेयर में लगभग 340 से 350 पौधे लगते हैं। एक बिट्टा, हम लोग यहाँ पे बिट्टा कहते हैं, इंग्लिश में क्लम्प्स कहता है उसको। तो इसको प्री मॉनसून मतलब बरसात के पहले आप इसको लगाइए, और इसका जो बच्चा निकलता है जड़ से निकलता है, तो हम लोग मॉनसून के पहले लगाते हैं। बांस में कई प्रकार के हैं यहाँ पे, बनबांस, मोकला, जावा। तो अधिकांश हम लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि बनबांस लगाया जाए। बनबांस एक सॉलिड बांस है, कंस्ट्रक्शन में काम आती है, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। जब भी बांस लगाएं, जो आपके एरिया में मैक्सिमम डिमांड जिस बांस की है वो बांस लगाएं।
किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि बांस की खेती के लिए बस इसके तैयार पौधों को खेत में रोपा जाता है। इसके लिए कतार से कतार 5 मीटर की दूरी रखते हैं। प्रत्येक 4 मीटर की दूरी पर 60 गुणा 60 सेंटीमीटर के आकार का गड्ढा खोदते हैं और बरसात के समय इसे लगाते हैं। और आइए अब जानते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। बांस में जो देखा जाए कि मल्चिंग ज़रूरी है जहाँ तक मेंटेनेंस की बात है। और सबसे बड़ा चीज़ कि जिस मिट्टी में मॉइस्चर हमेशा रहे उसमें बांस अच्छा रहता है। बांस में जो शुरुआती तौर पे आप जो बांस लगाएंगे उसमें आप इंटरक्रॉपिंग कर लीजिए दलहन फसलों से, जिसमें मटर है, राहड़ एक अच्छी फसल है इंटरक्रॉपिंग के लिए। और इंटरक्रॉपिंग में बस ये ध्यान देना है कि कोई जानवर ना घुसे और कोई तरह की बीमारी नहीं लगे बांस में। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लगाना एक ही बार है और बस साधारण मेंटेनेंस है। उसके बाद आप इसका सिर्फ हार्वेस्ट करते रहिए। और कटने के टाइम में जो पहला गिरा होता है बांस ना, उसके ठीक ऊपर से काटा जाए। उसमें क्या होता है कि उसमें पानी नहीं अटकता है और वही पानी अटकने से और मॉइस्चर जहाँ रहेगी वहीं पे कीड़े अंडे दे देते हैं। किसान भाइयों, शुरुआती 3 वर्षों तक बांस के खेत से कोई भी आमदनी नहीं होती है, इसलिए खाली पड़ी जगह पर अंतर्वर्तीय फसलों की खेती करना उचित रहता है। अंतर्वर्तीय फसलों में सब्जियां, अरहर, लोबिया, चना आदि के खेती कर सकते हैं। बांस की खेती के लिए सरकार भी अनुदान देती है। और आइए अब जानते हैं कटाई एवं मार्केटिंग के बारे में। मेंटेनेंस के रूप में ये देखा जाए कि जब भी बांस की कटनी होती है, जब आप हार्वेस्ट करते हैं बांस को, तो ये विंटर मतलब अक्टूबर के बाद आफ्टर मॉनसून किया जाए विंटर के समय में। इसमें है क्या कि बांस में जो स्टार्च कंटेंट है वो कम रहती है। दूसरा चीज़ कि बांस जो कटे, आपका 2 साल पुरानी बांस कटे, जो और कटने के टाइम में जो पहला गिरा होता है बांस ना, उसके ठीक ऊपर से काटा जाए। इसका मार्केटिंग जो लोकल बायर्स हैं वो लेते हैं और फिर कुछ सप्लायर्स हैं जो दूसरे राज्य में भी जाता है, वो आके खुद लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है क्या, उन्हीं की लेबर रहती है। हम लोग का इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। हाँ, सिर्फ देखा जाए कि जो बांस 2 साल के ऊपर का है उसी को काटना चाहिए। वो मेंटेनेंस के तौर पे आपको देखना पड़ेगा ये चीज़। बांस सिर्फ खेती नहीं, ये बाद में आपका शौक बन जाएगा। ये फाइनेंशियल दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा हमारे किसान भाइयों को। और साथ साथ हम लोग एक बहुत ग्रीन रेवोल्यूशन की ओर जाएंगे और ग्रीनरी अपना प्लैनेट में फैलाएंगे, प्रदूषण मुक्त एरिया में रहेंगे और फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट होगा। इसमें खामी कुछ है ही नहीं, सिर्फ फायदा ही फायदा है। इस तरह से किसान भाइयों, आप भी अमरीश जी की तरह बांस की खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में गेहूं की बुआई हेतु इस सप्ताह भी अनुकूल तापमान रहने की संभावना है।
अतः धान की देर से कटी फसल अथवा गन्ने की पेड़ी की कटाई के बाद खाली हुए खेतों में किसान भाई गेहूं की देर से बोई जाने वाली उन्नतशील किस्मों PBW 373, UP 2565, UP 2526, UP 2425, UP 2748, UP 2338 आदि में से किसी किस्म की उचित मृदा नमी की दशा में इस सप्ताह बुआई करें। बीज की मात्रा 45 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। गेहूं की नवंबर माह के द्वितीय सप्ताह में बोई गई फसल 20 से 25 दिनों की हो गई है, जो कि शिखर जड़ बनने की प्रथम क्रांतिक अवस्था है। अतः इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सलाह दी जाती है कि किसान भाई अपने निजी अथवा सरकारी जल संसाधनों का प्रयोग कर इस सप्ताह पहली सिंचाई अवश्य करें और ओट आने पर 35 किलोग्राम यूरिया की प्रति एकड़ की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। नवंबर के प्रथम सप्ताह में बोई गई गेहूं की फसल यदि 30 से 35 दिनों की हो गई हो तथा यदि बुआई के तुरंत बाद पेंडीमेथिलिन शाकनाशी का प्रयोग नहीं किया हो तथा यदि खेत में खरपतवार हो रहे हों तब हैंड हो या खुरपी की सहायता से खरपतवार निकालें। इससे वायु और उष्मा का संचार बढ़ेगा। लेकिन जो किसान भाई रासायनिक विधि द्वारा खरपतवार नियंत्रित करना चाहते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों जैसे बथुआ, गजरी, प्याजी, कृष्णनील, गजरी, हिरणखुरी, आर्जिमोन अर्थात सत्यानाशी आदि तथा सकरी पत्ती वाले जैसे गेहूं का मामा अर्थात फिलेरिस माइनर या जंगली जई आदि को नियंत्रित करने हेतु 75% WP सल्फोसल्फ्यूरान नामक शाकनाशी की 10 ग्राम मात्रा का 200 से 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से दिन में छिड़काव उस समय करें जब पत्तियों पर ओस जमा न हो। खेत में केवल गेहूं का मामा या जंगली जई का ही प्रकोप हो तब इनके नियंत्रण हेतु फिनक्सोप्रॉप नामक शाकनाशी की 30 ग्राम सक्रिय तत्व मात्रा का 250 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। लेकिन किसान भाई ध्यान रखें कि अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए यह छिड़काव बुआई के सिर्फ 30 से 35 दिनों के बीच ही करें। इनकी जगह 2,4-D सोडियम लवण, 2,4-D ईस्टर लवण या आइसोप्रोट्यूरान का भी प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि इस सप्ताह रात्रि के तापमानों में गिरावट होने तथा मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, अतः किसान भाई मसूर की बुआई इस सप्ताह समाप्त कर लें। पहले बोई तथा खेतों में खड़ी मटर, चना, मसूर आदि फसलों में निराई गुड़ाई कर खरपतवार निकालें, जिससे हवा एवं तापमान का सही संचालन हो सके। इस सप्ताह संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर सरसों की 30 से 35 दिनों की फसल होने पर इस सप्ताह सिंचाई अवश्य करें तथा ओट आने पर 35 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से समान रूप से बुरकाव करें एवं विरलीकरण कर घने पौधों को निकालकर पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर नियंत्रित कर दें। बरसीम, रिजका आदि की फसलों में भी आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। नींबू वर्गीय वृक्षों में पोषक तत्व देने का यह सही समय है, अतः सलाह दी जाती है कि नींबू वर्गीय वृक्षों में आयु के अनुसार इस सप्ताह 5 से 15 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद तथा 200 से 250 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति पौधे की दर से पेड़ के चारों ओर थाला बनाकर समान रूप से फैलाकर मिट्टी में मिला दें तथा संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर 24 घंटे के अंदर सिंचाई कर दें। आलू की देर से बोई 20 से 25 दिनों की फसल में सिंचाई करें तथा ओट आने पर दोपहर के समय 30 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करके मिट्टी चढ़ाएं। प्याज की नर्सरी की अच्छी बढ़वार हेतु हजारे द्वारा पानी का हल्का छिड़काव करें तथा पत्तियां यदि पीली पड़ रही हों तब यूरिया का बुरकाव करें। नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में बोई प्याज की नर्सरी लगभग 45 दिनों की हो गई होगी, जो कि रोपाई हेतु तैयार है। अतः सलाह दी जाती है कि ऐसे पौधों की रोपाई करें। इस हेतु खेत की आखिरी जुताई पर 80 कुंतल गोबर की सड़ी खाद प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में मिलाएं। रोपाई से पूर्व खेत को 3 मीटर चौड़ी और 5 मीटर लंबाई के आकार की क्यारियों में बांट लें, जिससे सिंचाई, निराई आदि सस्य क्रियाएं सुविधा पूर्वक की जा सके। रोपाई के समय उर्वरक मृदा परीक्षण के आधार पर दें, लेकिन किसी कारणवश यदि मृदा परीक्षण न करवा पाए हों तब 30 किलोग्राम यूरिया, 120 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ की दर से खेत में समान रूप से बुरक दें। प्याज के पौधों की रोपाई 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनी पंक्तियों में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर करें तथा रोपाई के बाद हल्की सिंचाई कर दें। लहसुन की फसल की अच्छी बढ़वार हेतु सुबह के समय पत्तियों पर ओस रहते राख का बुरकाव करें तथा खरपतवार निकालकर सिंचाई करें।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है फतेहाबाद आगरा के अमरदीप लाल ने। आपने आम के बाग में कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आपको आज बताऊंगी मैं कि आम के बाग में आपको क्या क्या कीट प्रबंधन नीतियां अपनानी। कहीं कहीं इलाकों में आम में कुछ पत्तियां जाले के रूप में दिखाई देती हैं, जिसे हम जाला भेदक कीट कहते हैं। ये जाला बना के पत्तियां, उसके अंदर लार्वा रहता है काले से रंग का और पत्तियों को खाता है, जिससे हरा भाग खत्म होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है और उसके बाद में ये आम की पैदावार पर असर डालता है। तो अगर इस तरह के आपको जाले पेड़ों पे दिखाई दे रहे हैं तो एक तो ये है कि यदि आप चाहें तो इन जालों को काट दें और उन्हें जला दें। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि ये जो लार्वा है, जो सूढ़ी होती है इसके अंदर जालों में, इसमें एक जैसे मकड़ी जाला बनाती है, मकड़ी की तरह का तार खींचते हुए नीचे ज़मीन पर पहुंच जाती है और फिर नीचे ज़मीन में मिट्टी के अंदर प्यूपा के रूप में चली जाती है। तो अगर आप वहाँ कटिंग करेंगे, काट छांट करेंगे जालों को ज़मीन पे नीचे जब जाले गिरेंगे तो ये जो लार्वा होता है, सूढ़ी होती है भेदक की, ये जो है अंदर ज़मीन में चली जाती है और अगले साल फिर से समस्या आपके लिए खड़ी कर सकती है। तो बेहतर ये होता है कि हम जब इस तरह की काट छांट करें तो या तो नीचे कोई पॉलीथीन बिछा लें, काले रंग की पॉलीथीन बिछाएं तो अच्छा होगा, और उस पर ये सारे जाले हम काट के रखें। तो जब जाले काट के रखेंगे और साथ साथ जब कीड़ा जो है एक सिल्क की तरह का, एक इस मकड़ी के जाले की तरह का तार बनाता है और ज़मीन तक पहुंचता है, तो वो उस पॉलीथीन पर ही रहेगा, या जो भी कोई शीट या चादर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, जिससे वो ज़मीन के संपर्क में नहीं आए। और इसके बाद में उन सारा जितना भी जालेदार है और लार्वा है, इन सबको आप खत्म कर सकते हैं जलाकर। तो एक ये काम कर सकते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा समस्या है और जाले जो है आप काट नहीं पा रहे हैं, तो आप दो दवाइयां हैं, उनका आप नाम नोट कर लीजिए। एक तो क्विनोलफॉस 25 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से आपको इस्तेमाल करनी है। एक पेड़ में लगभग 10 से 20 लीटर का पानी की आवश्यकता होती है, तो उस अनुपात से आप अपना घोल बना सकते हैं। और दूसरा ये 15 दिन के अंतराल पर, पहला तो क्विनोलफॉस कहते हैं, दूसरा अगर आपको लगता है कि फिर से जाले दिखाई दे रहे हैं तो मोनोकोटोफास 40 EC का आप 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आप इससे अगर करेंगे तो जाले आपके खत्म हो जाएंगे। दिसंबर से कड़ी कीट की समस्या अक्सर आनी शुरू हो रही है। इस बार मौसम भी थोड़ा ऐसा है कि लगता है जल्दी ठंड आ जाएगी। तो आपको बस तैयारी करनी है कि 15 दिसंबर तक अपने पेड़ों के, अपने आम के बागों में बहुत समुचित आप प्रबंधन करें। अब बात आती है कड़ी कीट की, जिसे हमारे कुछ किसान भाई मैंगो मिलीबग के नाम से भी जानते हैं। ये सफेद चपटा मोटा अंडाकार कीट होता है जो कि पौधों की कोमल शाखाओं से रस चूसता है और इसके अधिक प्रकोप से कभी कभी फल भी गिर जाते हैं। तो आप कैसे करें इस कीट का प्रबंधन, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें और अच्छा सा एक डीप हैरो, एक गहरी जुताई जरूर करा दें। थाले आसपास बिल्कुल सही करें। नवंबर में ही आपको जितना भी पोषक तत्व आपको खाद डालनी है वो डाल दें। और जब आप थाले सफाई करेंगे तो 15 दिसंबर तक का ध्यान रखिएगा। पहले आप दिसंबर माह में जितने भी आपके आम के पेड़ हैं और स्पेशली वो वाले पेड़ जो किनारे वाले हैं, उन पे आप कड़ी कीट का प्रबंधन करेंगे। कड़ी कीट का प्रबंधन करने के लिए आपको एक 25 सेंटीमीटर चौड़ी जो है एक पॉलीथीन शीट या प्लास्टिक की शीट लेनी है और उसको ग्रीस की सहायता से आप पेड़ के चारों तरफ लपेटेंगे। कोशिश करिएगा कि 1 फीट ऊंचा रहे। अगर 1 फीट ज़मीन से पेड़ पर नहीं हो पाता है तो आप ज़मीन से नीचे लगातार भी कर सकते हैं, और उससे पहले आप पेड़ की सतह को चिकनी बना लीजिएगा और ऊपर और नीचे, अंदर और बाहर दोनों तरफ ग्रीस या कोई भी चिपचिपा पदार्थ आप लगा सकते हैं और सुतली की सहायता से आप उसे बांध दीजिए। तो इससे क्या होगा कि 15 दिसंबर तक जब कड़ी कीट के जो बच्चे हैं निकलना शुरू होंगे ज़मीन के अंदर से, तो वो इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे और इससे आपका कड़ी कीट की समस्या का निदान हो जाएगा। दूसरी बात है, जब आप गहरी जुताई करेंगे तो जितने भी कड़ी कीट के अंडे हैं और बच्चे हैं और दूसरे अन्य कीड़ों के जो अंडे बच्चे हैं वो बाहर आ जाते हैं और उनसे जो हमारी कीट भक्षी चिड़ियाएँ होती हैं, बतखें होती हैं, बगुले होते हैं, वो इन सबको खा लेते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने बाग का समुचित प्रबंधन करेंगे तो आपके बाग में अच्छी रहेगी, पेड़ की स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वो आपको अच्छा ही फल और पैदावार देगा।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उपज लेने के लिए देर की दशा में गेहूं की उन्नत बुआई तकनीक। अधिक लाभ के लिए आंवला की तुड़ाई और तुड़ाई के बाद के प्रबंधन। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।